हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो आज की वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक देखने वाले हैं, संज्ञा। वैसे तो सब लोगों ने संज्ञा टॉपिक पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इजी टॉपिक होता है। लेकिन यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसमें हम लोग देखेंगे संज्ञा का कन्वर्जन, ठीक है। कैसे जातिवाचक संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञाओं में बदला जाता है, कैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं, आदि चीज़ें हम इसमें मेनली देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि संज्ञा क्या होता है। यहाँ पर हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ये जो टॉपिक है दोबारा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े और एक बार बिल्कुल दिमाग में अच्छे से चिपक जाए, आपको हमेशा के लिए याद रह जाए और मेन जो सबसे ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए, पहले समझते हैं संज्ञा क्या होता है। सिंपल समझना है, संज्ञा का जो अर्थ है, संज्ञा का अर्थ है सिंपली नाम, ठीक है। क्या अर्थ हुआ इसका? इस संसार में आपको जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, मैंने कहा चारपाई, तो आप तुरंत आपके दिमाग में एक इमेज आ जाएगी चारपाई की। मैंने कहा एप्पल, तो आप लोग तुरंत समझ जाते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने हाथी बोल दिया, आप लोगों के दिमाग में अब दूसरी आकृति बनने लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस धरती पे, इस अर्थ में जितनी भी चीज़ें पाई जा रही हैं, उन चीज़ों की पहचान करने के लिए, सिर्फ पहचान करने के लिए हमने उन्हें कुछ नाम दे दिए हैं, ठीक है, जिससे कि हम आसानी से उनको पहचान सकें, अन्य चीज़ों से उन्हें पृथक कर सकें। तो इन्हीं नामों को, जो भी जिस भी चीज़ को नाम दिए गए हैं, उस नाम को ही कह दिया गया है संज्ञा। तो संज्ञा का और ज़्यादा कोई अर्थ नहीं निकालना है आपने व्याकरणिक भाषा में नहीं जाना है, आपने सिर्फ इतना समझना है, संज्ञा मतलब नाम। तो अब आप संज्ञा को पहचानेंगे कैसे, इसे सीख लेते हैं। जहाँ भी आपको किसी चीज़ की पहचान करने के लिए कोई नाम दिखाई दे रहा है, तो आप तुरंत समझ जाएं कि भैया भले ये कैसा ही नाम है, लेकिन ये संज्ञा होगा बस। चाहे वो फिर कोई वस्तु हो, कोई प्राणी हो, ठीक है, कोई स्थान हो या फिर कोई भाव हो, कुछ भी हो, अगर आप लोग उसकी पहचान किसी नाम से कर रहे हैं तो वो संज्ञा होगी। बस इतना समझ लेना है। तो देखिए, बुक की लैंग्वेज के अनुसार चलते हैं। संज्ञा, संज्ञा आपका सम प्लस ज्ञा, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम, ठीक है। जिस शब्द से, अब यहाँ चार चीज़ें ध्यान रखनी है, जिस शब्द से किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव, ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी प्राणी अथवा किसी भाव के नाम का जिससे बोध होता है, उसे ही संज्ञा कहते हैं। वस्तु में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। वस्तु कोई छोटा सा, यहाँ पे एक छोटे से पदार्थ के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। वस्तु का व्यापक अर्थ है, जिसमें आपके प्राणी इंक्लूड हो सकते हैं, कोई पदार्थ आ सकता है, कोई धर्म आ सकता है। और धर्म कहने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था, ठीक है, ये सारी चीज़ें धर्म में आएंगी। तो आप लोग ध्यान रखें, संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी प्राणी या फिर किसी भाव का नाम हो सकता है। जैसे हम एक एक करके समझते हैं। वस्तु कहने का मतलब मैंने कह दिया चारपाई, मैंने कह दिया लोटा, मैंने कह दिया किताब, पेन, जो भी है, ठीक है। स्थान कहने का अर्थ हुआ उत्तराखंड कह दिया, इसमें आपका पिथौरागढ़ है, चंपावत है, बागेश्वर है, बहुत से स्थान है, दिल्ली है, आगरा है, ठीक है। ऐसे प्राणी कह दिया तो प्राणी में आपके सब आते हैं, कोई पशु आ जाएगा, कोई पक्षी आ जाएगा, कोई मनुष्य आ जाएगा, सब आ जाएंगे, ठीक है। और भाव कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे आपके मन में उत्पन्न होने वाले विभिन्न भाव, इसके साथ साथ कोई अवस्थाएं, जैसे हमने कह दिया बुढ़ापा है, बचपन है, जवानी है, या फिर इसके साथ साथ आप लोग कह सकते हैं दुखी होना यानी कि दुख है, ऐसे खुश होना यानी कि खुशी है, और इसके साथ साथ आपका गुस्सा है, ठीक है, प्रेम है। ये सारे के सारे क्या हैं? भाव हैं। तो इन सारे के सारे नामों को, जिस भी वस्तु का हम पहचान जो है नाम से करेंगे, वो सभी संज्ञा हैं, ठीक। अब हम देख लेते हैं संज्ञा के भेद, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो संज्ञा के भेद हैं, संज्ञा को वर्गीकृत करने के दो आधार मेनली प्रचलित हैं, तो उन दोनों आधारों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला आधार है व्युत्पत्ति या रचना। अब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली बन जाते हैं। सीधा आपसे क्वेश्चन बनेगा, व्युत्पत्ति या फिर रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। बहुत सरल सा क्वेश्चन, लेकिन आप समझ ही नहीं पाते भैया कि व्युत्पत्ति या फिर रचना के आधार पर कौन से टाइप के पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूजन होता है। तो आप ध्यान रखें, आधार क्या है? व्युत्पत्ति या रचना। इसके आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। अच्छी बात यह है कि हम व्युत्पत्ति के आधार पर देखें या फिर अर्थ के आधार पर, संज्ञा के तीन ही भेद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी तीन भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ संज्ञाएं। यहाँ से बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता। इन सभी चीज़ों की डेफिनेशन और एग्जाम्पल आप लोग पढ़ेंगे शब्द वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ से केवल ये पूछा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया। तो आप लोग ध्यान रखें, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर केवल तीन भेद हैं। कौन सा? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। एक जनरल इंट्रोडक्शन इनका देख लेते हैं। रूढ़ संज्ञा क्या होती है, ठीक है। रूढ़ कहने का मतलब ऐसे शब्द
जिन्हें हम और छोटे खंडों में अगर तोड़ दें तो सार्थक खंड नहीं बन पाएंगे, अर्थात उसके जो खंड बनेंगे उनका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे मैंने कहा दिन, ठीक है, जैसे मैंने कहा रात, या फिर हम लोग क्या बात करते हैं, कोई मैंने एक नाम ले लिया आम, ठीक है, ये एक नाम है जिससे हम किसी फल की पहचान कर रहे हैं, ठीक, तो आम। अब इस आम को आप तोड़िए, साफ साफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें, मैंने कह दिया आम, इस आम को मैंने तोड़ा तो दो शब्द यहाँ पे निकल के आए, दो वर्ण आ और मो, इन दोनों का पृथक रूप से कोई अर्थ नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये आम शब्द है ये रूट शब्द है, लेकिन इस आम से किसी वस्तु की पहचान हो रही है, यानी कि किसी चीज़ का नाम है, इसीलिए संज्ञा हुई। तो आप सीधे कह सकते हैं ऐसी संज्ञाएं या फिर ऐसे संज्ञा शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते उन्हें हम रूट संज्ञा कहते हैं, ठीक। दूसरा समझे, यौगिक संज्ञा क्या होगी? यौगिक संज्ञा ऐसी संज्ञा होगी जिसको तोड़कर अगर हम छोटे खंड करें तो उसके दोनों जो खंड हैं वो सार्थक होंगे, उन्हीं को कहा जाएगा यौगिक संज्ञा। जैसे आप लोग कह सकते हैं, मैंने कहा विद्यालय, एक एग्जाम्पल के साथ चला, हम विद्यालय, इसको दो खंडों में अगर तोड़ें तो यहाँ से दो शब्द बनते हैं, विद्या और आलय, ठीक है। इसमें जो दो शब्द बने इन दोनों का अपना अपना अर्थ है। विद्या मतलब आप शिक्षा समझ सकते हैं, आलय मतलब इस शिक्षा जहाँ पे ग्रहण की जाती है वो घर, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो शब्द बने इन दोनों शब्दों का अर्थ है, अर्थात जो विद्यालय है ये आपका किसी ऐसे स्थान का नाम है, स्थान का नाम है इसलिए संज्ञा होगी। तो ये ऐसी संज्ञा है जिसके खंड जो हैं तो ये क्या हो जाएगी? यौगिक संज्ञा। तो आप सिंपल कह सकते हैं ऐसी संज्ञा जिनके सार्थक खंड होते हैं उसे हम यौगिक संज्ञा कहते हैं, यानी कि ये ऐसे नाम होंगे किसी वस्तु, स्थान या भाव के जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं। और तीसरा टाइप यहाँ पे योग रूढ़। तो योग रूढ़ आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, योग और रूढ़, ठीक है। योग यानी कि यौगिक संज्ञा, रूढ़ यानी कि रूढ़ संज्ञा। तो दोनों का मिक्सचर कैसा हो सकता है आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये आपके ऐसे शब्द हैं जो हैं तो अपने आप में यौगिक, यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं जिन्हें हम तोड़ेंगे तो सार्थक खंड होंगे, लेकिन जब इन्हें जोड़कर इनका भाव देखा जाता है, इनका अर्थ देखा जाता है, तो इनका अर्थ अपने आप में रूढ़ हो जाता है किसी तीसरे वस्तु, स्थान या प्राणी के लिए, ठीक है। तो इन्हें इसलिए कहा जाता है योग रूढ़। समझा कैसे? मैंने एक एग्जाम्पल लिया, नीलकंठ। अब नीलकंठ जो है अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो कि किसी की पहचान करा रहा है, तो ये नाम हो गया अपने आप में, तो ये अपने आप में संज्ञा है। अब इसको तोड़ दिया मैंने दो शब्दों में, एक हो गया आपका नील जिसका अर्थ होगा नीला, एक हो गया कंठ जिसका अर्थ होगा गला, यानी कि नीला गला। तो ये जो आपका शब्द है नीलकंठ, इसके दो खंड जब किए तो ये दोनों सार्थक बने, तो इसका मतलब ये यौगिक तो है, बिल्कुल सही। लेकिन जब हम इस नीलकंठ को जोड़ देते हैं और इसका अर्थ देखते हैं तो हम यहाँ पे पाएंगे नीला है गला जिसका, अर्थात कौन? शिव। किसकी बात हो रही है? शिव की। अब जो ये शिव शब्द बना तीसरा शब्द, ये कैसा होगा? अपने आप में रूढ़ शब्द, इसे हम छोटे खंडों में, सार्थक खंडों में नहीं तोड़ पाएंगे। तो जो ये रूढ़ संज्ञा है यही आप लोगों का ऐसे शब्द जो कि अपने आप में हैं तो यौगिक, लेकिन इनका अर्थ अपने आप में रूढ़ बन रहा है, तीसरा अर्थ दे रहे हैं, तो ऐसे संज्ञा शब्दों को कहेंगे योग रूढ़, ठीक है। तो ये आप शब्द में अच्छे से समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा आधार, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भी संज्ञा के तीन ही भेद हैं, कहीं कहीं पे बुक्स में 5 भेद दिए हैं। क्यों दिए हैं मैं यहीं पे बता देता हूँ। 3 भेद पहले समझिए कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, सभी ने सुने होंगे। अब होता क्या है कि जो जातिवाचक संज्ञा है इसके 2 भेद निकल के आते हैं, एक होता है आपका समूहवाचक और एक होता है आपका द्रव्यवाचक, ठीक है। तो बहुत से जो व्याकरण हैं इनने समूहवाचक द्रव्यवाचक को अलग अलग कर दिया, इस वजह से कहीं कहीं पे संज्ञा के 5 भेद दिए जाते हैं, बट वैसे संज्ञा के आपके 3 ही भेद होंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक। नाम से पता चल रहा है व्यक्ति विशेष की बात करेगा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक है जिस संज्ञा शब्द से, इसी बार के एग्जाम में पूछा था, अच्छे से देखें, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही, ठीक है, इस पॉइंट पे ध्यान दें, किसी एक ही, किसकी? व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान, तो किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का बोध होता है, ऐसी संज्ञा को कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमने संज्ञा में 4 चीजें देखी थी, कोई प्राणी, कोई वस्तु, कोई स्थान और कोई भाव। यहाँ पे मैंने भाव इंक्लूड नहीं किया, उसे हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। तो समझें कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति का, किसी एक ही स्थान का या किसी एक ही वस्तु का बोध हो, उसी को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कह दिया व्यक्ति, ठीक है, मैंने कह दिया व्यक्ति। अब आपके दिमाग में आएगा व्यक्ति कौन? मैंने कह दिया राम। अब राम मतलब आप तुरंत समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसी एक ही व्यक्ति का नाम है राम। ऐसे रावण कह दिया तो एक ही है ना, फेमस रावण, तो जैसे मैंने रावण कहा आप लोग तुरंत समझ गए। तो जिससे किसी एक ही व्यक्ति या किसी एक ही वस्तु, जैसे मैंने कह दिया दिल्ली, तो दिल्ली का मतलब तो दिल्ली है भैया, दिल्ली मतलब उत्तराखंड तो हो नहीं सकता, तो ये एक ही स्थान का जिक्र कर रहा है, ठीक है, एक ही स्थान के बारे में बता रहा है। ऐसे मैंने कह दिया वस्तु, जैसे कोई वस्तु है आपका, मैंने कह दिया रामायण, रामायण एक पुस्तक है। अब रामायण केवल रामायण ही है ना, उसकी जगह हम लोग उत्तराखंड परीक्षा वाली तो नहीं पकड़ सकते। तो जब
कोई संज्ञा या फिर कोई नाम जो है, ऐसे संज्ञा शब्द जो कि किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या फिर एक ही स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयोग होती हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो एक वचन में ही ये प्रयोग होती हैं। इसी प्रकार भाववाचक भी एक वचन में ही होते हैं। ठीक, हम आगे बात करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे राम, श्याम, सीता, हरि, सुरेश, राकेश, सागर। ठीक है, ये सब क्या हैं, किसी स्पेशल व्यक्ति के नाम हैं जिनसे उनकी पहचान की जा रही है, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ऐसे स्थानों के नाम दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब किसी निश्चित स्थान की लोकेशन बता रहे हैं, किसी निश्चित स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक हुए। ऐसी दिशाओं के नाम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी व्यक्तिवाचक होंगे। समुद्रों के नाम भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर का मतलब कोई हिंद महासागर थोड़ी है, तो भूमध्य सागर तो भूमध्य सागर ही रहेगा। ठीक है, एक ही है। हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। ऐसे पर्वतों के नाम देखें, हिमालय, काराकोरम, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सभी अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। पुस्तकें देखें, गोदान, कामायनी, रामचरितमानस, महाभारत, रामायण आदि, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो आई होप कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ आया होगा। अब बात करते हैं जातिवाचक। इसी के साथ कन्फ्यूजन है बहुत से स्टूडेंट को, तो देखिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। जातिवाचक कहने का मतलब क्या है। व्यक्तिवाचक में हमने कहा किसी एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान या फिर एक ही वस्तु का वो बोध करा रही थी। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया राम मतलब राम, उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड। अब यहाँ पे क्या है जातिवाचक में, जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं का बोध करा दे एक शब्द से, उसे कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो उसकी पूरी जाति का बोध करा रहा है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले से पढ़ लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा प्राणी का बोध हो, ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तु, प्राणी या फिर स्थान का बोध हो, तो वहां पे होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। कैसे, जैसे मैंने कह दिया आपका लड़का। ठीक है, मैंने कहा लड़का बहुत चतुर है। किस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कहा था राम होशियार है। ठीक है, तो राम, अगर हमने देखा था, राम से मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ, राम होशियार है, तो आप समझ गए कि राम की बात हो रही है। मैंने कहा रावण जो था दुष्ट था, तो आप लोग तुरंत समझ गए किसकी बात हो रही है। लेकिन मैंने कहा कि लड़का चतुर है, किसकी बात कर रहा हूँ, नहीं समझ पाए ना। लड़का मतलब तो आपका राम भी इसमें आ जाएगा, श्याम भी इंक्लूड हो जाएगा, कृष्ण इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका नरेश, सुरेश, दीपेश, दीपक सब इसमें इंक्लूड हो गए, कोई भी हो सकता है वो। तो जहाँ पर एक पूरी जाति का बोध हो जिस शब्द से, उसे हम कहेंगे जातिवाचक। इसी प्रकार मैंने जैसे अभी कहा था कि रामायण अच्छी पुस्तक है। ठीक है, रामायण की बात की थी, आप तुरंत समझ गए रामायण की बात हो रही है, तो रामायण कौन सी पुस्तक है आप उठा लेंगे, परीक्षा वाणी से नहीं कहेंगे। अब मैंने कह दिया यहाँ पे कि ये पुस्तक अच्छी है, मैंने कह दिया पुस्तक अच्छी होती है, तो पुस्तक अच्छी होती है कहने में किस पुस्तक की बात कर रहा हूँ पता नहीं चला। आप उसमें परीक्षा वाणी उठा सकते हैं, आप उसमें विंसर ईयर बुक उठा सकते हैं। ठीक है, आप उसमें ग्रीन टर्न उठा लो, आप उसमें रामायण उठा लो, महाभारत उठा लो, भगवद गीता उठा लो, तो कोई भी पुस्तक अच्छी होती है। ठीक है, तो पुस्तक कहने का मतलब पूरी की पूरी जितनी पुस्तकें हैं उन सभी का ये बोध करा रहा है ये शब्द। तो ये शब्द क्या हो गया अपने आप में जातिवाचक, ये शब्द क्या हुआ अपने आप में जातिवाचक। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की, वहां पे हमने बात की थी केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अब यहाँ पे कहेंगे हम एक ही प्रकार की वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का या फिर समूह का बोध होता है, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। यह संज्ञा किसी वस्तु की पूरी जाति का बोध कराती है। ठीक, जैसे लड़का, जैसे पशु। अब पशु में कौन सा पशु, मैंने कहा कि पशुओं पर दया करो, तो आप किस पशु पे करेंगे दया, सारे पशुओं पर, जितने भी पशु हैं, चाहे उसमें कोई गाय हो, बैल हो, बकरी हो, भैंस हो, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सब। ठीक है, सब पे दया करो। नदी, मैंने कहा नदी बहुत लंबी है, कौन सी, काली नदी है, यमुना है, सरस्वती है, ठीक है, या फिर आपकी अलकनंदा है, कौन सी, तो ये पता होना चाहिए। तो जहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए कि भैया किसकी बात हो रही है, कौन सा, और वहाँ पे आपको बहुत ऑप्शन भी दिख रहे हैं, तो समझ लेना कि जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, मानव, मानव में बहुत से आपके मानव आ जाएंगे, चाहे वो अमेरिका के हों, भारत के हों, चाइना के हों, जापान के हों। ठीक है, पर्वत, बहुत से पर्वत आगे, हिमालय है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। ठीक है, ये सब आगे, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा होंगी। आगे देखें, जातिवाचक संज्ञा एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग होती हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा व्यक्तिवाचक केवल एक वचन में प्रयोग होंगी, भाववाचक केवल एक वचन में प्रयोग होंगी, लेकिन जो आपकी जातिवाचक हैं दोनों में ही प्रयोग होती हैं। ठीक, अब जातिवाचक संज्ञा के भेद देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया। पहला है द्रव्यवाचक, दूसरा होता है समूहवाचक। तो द्रव्य, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है। द्रव्यवाचक आपका शब्द आया हुआ है, ठीक है, द्रव्य, तो दो शब्द होते हैं, एक होता है द्रव्य और एक होता है केवल द्रव। ठीक है, तो द्रव्य और द्रव में थोड़ा सा अंतर है। द्रव कहने का मतलब होता है आपका तरल। ठीक है, यानी कि पानी जैसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें बहने का गुण होता है, जिसको हम फ्री छोड़ेंगे तो बहने लगेगा, उसे हम कहेंगे द्रव। जैसे पानी है, दूध है, तेल है, ठीक है, या फिर शहद है, कुछ भी जिसमें बहने का गुण होगा, चाहे कम हो ज़्यादा हो, वो सब कहलाएंगी
द्रव। जबकि कोई भी पदार्थ है जिसका कोई आयतन होता है, जो कोई स्थान घेरती है, उसे हम कहेंगे द्रव्य। तो द्रव्य कहने का मतलब सिंपल ही होगा आपका पदार्थ से, और पदार्थ में कुछ भी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी चारपाई, लोटा, गिलास, चाहे कप किताब है, चाहे आपके कपड़े हैं, कुछ भी है, ये द्रव के अंदर आ जाएगा, ठीक है, मिट्टी, पत्थर, हवा, सब। जबकि द्रव मतलब होता है तरल। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे जो संज्ञा है, उस संज्ञा का नाम है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि पदार्थवाचक। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या फिर पदार्थ है, ये ध्यान रखना, इसके नापतोल का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप कैसे पहचानेंगे द्रव्यवाचक को? द्रव्यवाचक में आपका ऐसी चीजें इंक्लूड की जाती हैं जो होंगी तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, उससे किसी एक निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा होगा, वस्तुओं के पूरे समूह का बोध हो रहा होगा, तो जातिवाचक होगी। लेकिन यहाँ पे वो जातिवाचक संज्ञा आपकी गिनने लायक नहीं होगी, उसे तोला जा रहा होगा, ठीक है, मापा जा रहा होगा। तो ऐसी सभी जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञाएं। ठीक हो गया? तो ये तोली या नापी जाती हैं। जैसे इसमें आप लोग एग्जाम्पल देखें, सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ये गिनी नहीं जाती हैं, ये तोली जाती हैं, ठीक। तांबा, पीतल। इससे और अच्छे से समझें, दूध, पानी, तेल, घी। अब मैं कहूँ कि पानी आ गया या फिर पानी ले आओ, तो आप क्या कहेंगे कि एक पानी ले आओ, दो पानी ले आओ? आप कहेंगे 1 लीटर, 2 लीटर, या फिर आप आधा लीटर या 1 गिलास। पानी की मात्रा बताते हैं, ना कि पानी की आप लंबाई, चौड़ाई या फिर संख्या ये नहीं बता सकते, पानी की संख्या नहीं बताई जा सकती, ठीक है। ऐसे घी, तेल, तो ऐसी संज्ञाएं जिनका आपका क्या होता है, नापना या तोलना निश्चित होता है, नाप या तोल से उन्हें पहचाना जाता है, उन्हें कहा जाता है द्रव्यवाचक। इस संज्ञा का भी सामान्यतः बहुवचन नहीं होता है। ठीक हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा तो है, लेकिन सामान्यतः इसका बहुवचन नहीं होगा, इसमें आपका एक वचन में ही ये प्रयोग होते हैं। जैसे पानी है तो हमेशा पानी आ गया ही कहेंगे हम, ठीक है। या फिर घी अच्छा है, घी बुरा है, आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि पानी आ गए हैं, इनका सम्मान करो, नहीं होगा, ठीक है। तो पानी आ गया। धातुओं के नाम इसी में इंक्लूड होते हैं, ध्यान रखना, धातु और खनिज दोनों के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे, और खाद्य वस्तुओं के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा देख लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा। तो समूह मतलब ग्रुप की बात हो रही होगी। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या फिर वस्तुओं, दो ही चीजों का ग्रुप बन सकता है, ठीक। तो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह क्या कहलाएगा? परिवार है, कोई सभा है, परिवार, पुलिस, सेना, टीम, संसद, ठीक है, गिरोह, शिष्टमंडल, दल, झुंड, संसार, काफिला, भीड़, जुलूस आदि। तो ये जितने मैंने गोले किए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पहले बने हुए। जैसे संसद है, पूछा गया था, तो संसद किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा, ठीक। तो आप ध्यान रखें, संसद में आपका व्यक्तियों का समूह होता है, गिरोह में तो होता ही है, सभा, परिवार, पुलिस, सेना, भीड़, इन सब में बहुत से व्यक्तियों का समूह है, तो ये अपने आप में समूहवाचक। इसी के अलावा वस्तुओं का समूह देखें, जैसे कुंज है, ठीक है, गुच्छा है, ढेर है, दर्जन है, पुस्तकालय आदि। तो यहाँ पे गुच्छा आपने देखा होगा, अंगूर, गुच्छे में कभी एक ही अंगूर थोड़े होगा, एक अंगूर को हम गुच्छा नहीं कहेंगे। दर्जन, हम एक केले को थोड़ी दर्जन कहेंगे, 12 केलों का समूह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तुओं का समूह है। ऐसे पुस्तकालय, बहुत सी वस्तुओं का जो संग्रह है उसी को पुस्तकालय कहेंगे, ठीक। अब देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञाओं के कुछ नाम। तो जैसे पेड़ पौधों के नाम है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन से दूसरा वाला सेक्शन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे आएगा, ये दूसरा सेक्शन है। तो अब ध्यान दें कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा छांटो, भाववाचक संज्ञा छांटो। आपको पता होना चाहिए पेड़ पौधों के जो नाम हैं वो जातिवाचक में आते हैं भाई, ठीक है। जैसे आम है, जातिवाचक होगा, पीपल, गुलाब, गोभी, नीम आदि। क्यों होता है? देखो, आम के साथ में एक कन्फ्यूजन जो बच्चों का होता है उसे क्लियर कर दूं। आम, अगर मैंने एक फलों की टोकरी रखी हुई है और उसमें बहुत सारे फल रखे हुए हैं, ठीक है, आम, सेब, केला, संतरा, नारियल, जो भी है, इसमें से मैं कहूँ कि आम लाओ, तब आम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि उतने फलों में से आम एक विशिष्ट फल है। लेकिन मैंने केवल आमों की ही टोकरी रखी है, आमों की दुकान खोली है, तब मैं कहूँ आम दे दो, तो दुकान वाला आपसे जरूर पूछेगा कि भैया कौन सा आम चाहिए, आपको बम्बैया आम चाहिए, आपको लंगड़ा आम चाहिए, आपको दशहरी आम चाहिए, आपको कठुआ आम चाहिए, ठीक है। अब आम की इतनी वैरायटी है, तो आम अपने आप में क्या हो जाएगा? यहाँ जातिवाचक संज्ञा। समझ गए? तो यहाँ से ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें हैं ये जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों में ही प्रयोग हो सकते हैं परिस्थिति के अनुसार। अब जातिवाचक में प्रयोग हो रहे हैं तो इसलिए आपने ज़्यादा ध्यान जातिवाचक में ही देना है, ठीक है। तो जातिवाचक में इसे इंक्लूड किया जाता है। ऐसे पीपल है, गुलाब है। अब गुलाब में आपने वैरायटी देखी होगी, सफ़ेद गुलाब भी होता है, पीला भी होता है, गुलाबी भी होता है, नारंगी भी होता है। तो गुलाब की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन सबसे पहले गुलाबी रंग का ही गुलाब देखा गया था, वही उगाया गया, इसलिए इसका नाम ही गुलाब पड़ गया, ठीक है। तो ध्यान रखें कि गुलाब अपने आप में जातिवाचक होगा। ऐसे गोभी, नीम आदि, क्योंकि इनकी क्या है, वैरायटी आपको मिल जाती है। ऐसे पदों के नाम, डॉक्टर। अब ये पदों के नाम क्यों जातिवाचक होते हैं इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, डॉक्टर है, मैंने कहा कि मुझे दांतों के डॉक्टर से मिलना है। क्या समझिए आप लोग कि मैं किसी नर से मिल रहा हूँ या फिर मादा से मिल रहा हूँ?
तो आप लोग यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कोई लड़का है या लड़की है या फिर आपका किस प्रकार का डॉक्टर है, ठीक है, कौन सा डॉक्टर है। तो डॉक्टर में आपके सब आ जाते हैं, दोनों ही लिंग के लोग आ जाएंगे, ठीक। तो इसीलिए डॉक्टर अपने आप में जातिवाचक हुआ। ऐसे अध्यापक है, क्लर्क है, इंजीनियर है, इनमें सभी लोग, सभी वैरायटी के लोग इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक। किसी गांव का, किसी शहर का, कोई लड़का, कोई लड़की, या फिर कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई बच्चा, कोई भी इंजीनियर हो सकता है। तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगी। पशु पक्षियों के नाम, ठीक है, घोड़ा, शेर, गाय, तोता, मोर, क्योंकि इनकी प्रजातियां अवेलेबल हैं, सबकी प्रजातियां मिलती हैं, ठीक है। जैसे आपका इसी बार क्वेश्चन आया था, गाय, जर्सी गाय कहाँ की प्रजाति है, तो भैया जर्सी गाय है। ऐसे 2-3 और नाम आए हुए थे, तो गायों की प्रजातियां होती हैं, तो इसका मतलब है गाय जातिवाचक है। स्थानों के नाम, स्थानों के नाम में ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है। देखो स्थानों के नाम दिल्ली कह दिया मैंने तो व्यक्तिवाचक ही होगा, वो जातिवाचक नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली के रूप नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन मैंने कह दिया चौराहा, तो चौराहा तो भैया उत्तराखंड का कोई चौराहा हो सकता है, दिल्ली का कोई चौराहा हो सकता है, यूपी का कोई चौराहा हो सकता है, या पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, यहाँ के कोई चौराहे हो सकते हैं। चौराहे बहुत से होंगे, तो इसलिए चौराहा जातिवाचक है। गली, बाजार, गाँव जातिवाचक है। गाँव हर जगह है ना, हर जिले में गाँव है, तो गाँव जातिवाचक। प्राकृतिक तत्वों के नाम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट में से इंक्लूड करें, क्योंकि यहाँ से आएगा क्वेश्चन और आप लोग गलत करके आएंगे, मुझे पता है, इसलिए अच्छे से इसे नोट कर लें। प्राकृतिक तत्व जो होते हैं, जिसमें तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ये सब चीज़ें आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं टाइप की चीज़ें, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब क्यों आते हैं, इसको आप लोगों ने नहीं सीखना है भैया। यहाँ पे आप लोग अगर डिटेल में जाएँ इसके कि क्यों आता है, कैसे आता है, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप लोग इसे याद कर लें अच्छे से कि ये जो प्राकृतिक तत्व हैं, ये आपके हमेशा किस में आते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। हर बार जब तूफान आता है उसका अलग रूप मिलता है, ठीक है। हर बार बिजली चमकती है उसका अलग फ्रीक्वेंसी, अलग रूप मिलेगा आपको। वर्षा, इनकी अलग अलग मात्रा, अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेगा। भूकंप का भी अलग अलग तीव्रता आपको देखने को मिलेगी, इसलिए जातिवाचक है। लेकिन आपने केवल ध्यान रखना है, रट लेना है ऐसे कि प्राकृतिक तत्व किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला देखें, धातुओं के नाम, सोना, चांदी, लोहा, शीशा, पीतल, सबकी वैरायटीज अवेलेबल है, इसलिए जातिवाचक है, ठीक। अब हम बात करते हैं तीसरा टाइप, भाववाचक संज्ञा, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए भाव, जिन संज्ञा शब्दों से हम किसी भाव की पहचान करेंगे, ठीक है, ऐसे नाम जिनसे भाव की पहचान होगी। भाव क्या है, सुख, दुख, क्रोध, हंसी, ठीक है, या फिर आपका बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सब क्या है, भाव हैं। तो इन भावों की जिनसे पहचान होगी उन्हीं को कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के गुणधर्म, दोष, रंग, दशा, भाव, अवस्था आदि का बोध होता है, ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी सदैव एक वचन में होता है, इनका भी सदैव एक वचन में होता है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये जो एक वचन में प्रयोग हो रही है सदैव, इनका बहुवचन बनाना संभव है, इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे अच्छे से दिमाग में चिपका लें कि भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयोग होती हैं, लेकिन इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। और जब हम इनका बहुवचन बना देते हैं तो कमाल की बात ये होती है कि ये अपने आप में आपका जातिवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जब भी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बदला जाएगा या बहुवचन बनाया जाएगा तो किस में बदल जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में। एक विशिष्ट पॉइंट है, आप लोग इसे नोट करेंगे, ठीक है। आगे देखें, भाववाचक संज्ञा ऐसे गुणों का बोध कराते हैं जिनका अनुभव हमारा हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। कुछ अगर एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, जैसे मैंने रंग की बात की, तो रंग जो होता है किसी का, अगर किसी को क्रोध आया तो क्रोध में उसकी आंखें लाल पीली हो जाएंगी, ठीक है। कोई हंस रहा है तो हंसने में उसका चेहरा बिल्कुल खिला हुआ दिखता है, तो हम पहचान कर सकते हैं, देख सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं, लेकिन इसे देखना नहीं माना जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि भाव है तो भाव को हम केवल महसूस कर सकते हैं। किसी को क्रोध आ रहा है तो हम केवल उसे महसूस करेंगे कि इसे क्रोध है। किसी को खुशी हो रही है तो हम महसूस कर सकते हैं कि भैया आज उसकी नौकरी लगी, कितना खुश होगा, है ना। तो जिन संज्ञा शब्दों को या फिर जिन संज्ञाओं को हम केवल अनुभव करते हैं अपने हृदय से, अपने भावनाओं से, उन्हीं को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, क्योंकि हम इन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, इन्हें देख नहीं सकते, ठीक है। तो वो भाव होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की भांति भाववाचक संज्ञाएं भी किसी एक ही भाव का बोध कराती हैं। वहीं पे मैंने बताया था कि हमने यहाँ पे वस्तु, स्थान, प्राणी को लिखा है लेकिन भाव को नहीं लिखा, तो इसलिए हमने भाव को नहीं लिखा था, क्योंकि भाव जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस संज्ञा का अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों से होता है। तो आपके जो ज्ञानेंद्रिय हैं, यानी कि आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिनसे आप महसूस करते हैं चीज़ों को, तो वही हैं आपकी इंद्रियां, तो उनसे हम इनको महसूस करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की भांति भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे
एग्जाम्पल देखें, बचपन का समय अमूल्य होता है, मित्रता में कभी धोखा नहीं करना चाहिए, बुढ़ापा कष्टकारी अवस्था होती है। तो यहाँ पे बचपन, मित्रता, बुढ़ापा और धोखा, ठीक है, ये सब क्या है आपका, ये भाववाचक संज्ञा है। कष्टकारी में जो आपका कष्ट है ये भी भाववाचक संज्ञा है, ठीक। क्योंकि आप बुढ़ापा देख तो सकते हैं, बुढ़ापा को महसूस कर पाएंगे, लेकिन बुढ़ापे को छू नहीं सकते। आपने अध्यापक है कोई, अध्यापक को छू लिया, लेकिन अध्यापन को आप नहीं छू सकते हैं, ठीक है, उसकी टीचिंग को नहीं छू सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, अपने आप में भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। तो देखिए, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक अभी ऊपर डिस्कस कर रहा था कि इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वो यही है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे होता है। तो जो संज्ञाएं हैं भाववाचक, वो 5 चीज़ों से बनेंगी। कितनी चीज़ों से बनेंगी? 5 चीज़ों से आपकी बनेंगी। इस पॉइंट को नोट कर लो अच्छे से। 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो भैया वो हैं आपकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये 5 चीज़ें हैं। इनमें से भी संज्ञा कौन सी? केवल जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप भाववाचक में नहीं बदल पाएंगे, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा का प्लस सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इनसे भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं, इनको हम आगे सीखते हैं। और ये एग्जाम में बनती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन होता है विशेषण के साथ और भाववाचक संज्ञा के साथ। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ से मान के चलिए कि आपका अगर संज्ञा से पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अर्थात हमने 5 चीज़ें देखी थी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। उसमें से हम पहला देख रहे हैं संज्ञा। तो संज्ञा से संज्ञा कैसे बनेगी, यानी कि जातिवाचक से भाववाचक कैसे। तो इस साइड लिखी हुई है आपकी जातिवाचक संज्ञा, यहाँ आप बन रही हैं भाववाचक, ठीक है। तो इनको सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले बूढ़ा, बूढ़ा से बनती है बुढ़ापा। लड़का से लड़कपन, ठीक है, लड़का से लड़के या फिर लड़की, इस टाइप की नहीं बनती है। भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? लड़कपन। बहुत से लोग लड़का की भाववाचक संज्ञा बचपन बना के आते हैं, तो ध्यान रखना, लड़का का लड़कपन। बच्चा की भाववाचक संज्ञा बनेगी बचपन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखें। शिशु का बनता है शैशव। वीर का वीरता या फिर वीरत्व, ठीक है, वीरता या वीरत्व, दोनों ही आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि दोनों ही पूछे जाते हैं, वीरता या वीरत्व। पंडित की पांडित्य, राष्ट्र की राष्ट्रीयता। अब इसके साथ बहुत कन्फ्यूजन है, मैं क्लियर करता हूँ। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा आपकी कभी भी राष्ट्रीय नहीं बनेगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय क्यों नहीं बनती? क्योंकि राष्ट्रीय कहने का मतलब है राष्ट्र से संबंधित, जिसकी विशेषता है राष्ट्र का होना, वो होगा राष्ट्रीय। जैसे राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का ध्वज है, उसकी विशेषता है कि वो देश का है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो है शब्द, ये विशेषण हो जाएगा, जबकि राष्ट्रीयता ये भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक। तो इसलिए आपने इसे सीखना है। आगे देखें, मनुष्य, इसका बनेगा मनुष्यता। नारी का नारीत्व और पुरुष का पुरुषत्व, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग नोट करें और सीखें। बार बार वीडियो देख के रिवीजन कर सकते हैं। आगे हम दूसरा टाइप देखते हैं, सर्वनाम से हम कैसे संज्ञा बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे अपना, यहाँ पे इसे करेक्ट कर लें, अपना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपना से बनता है आपका अपनापन या अपनत्व। अब आपने सोचा होगा कि यार ये इजी है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा, अभी बताता हूँ। मम का बनता है आपका ममता और ममत्व, दोनों ही, ठीक है। निज से बनेगी भाववाचक संज्ञा निजत्व। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि निज की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, वहाँ इतने बेहतरीन ऑप्शन होंगे कि आप निजत्व के साथ तो कभी नहीं जाएंगे, तो ध्यान रखना, निजत्व होता है। सम की होती है समता। सर्व का होता है सर्वस्व, ठीक है, सर्वता नहीं होगा, सर्व का सर्वस्व। आप का होता है आपका आपा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट कहा था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये गलती कर चुके हैं पहले। आपकी भाववाचक संज्ञा लगाते हैं क्या, अपनापन या अपनत्व, जो कि गलत हो जाता है। आपकी भाववाचक संज्ञा होगी आपकी आपा, ठीक है, ये नहीं होगी, ये अपना की होती है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बताया इस वाले को भी। तो दोनों को आप साथ में पढ़ें, ठीक। ऐसे स्व, स्व की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी स्वत्व, ठीक है, ना ही स्वतः। तो ध्यान रखें, स्वत्व होती है। अब हम देखेंगे विशेषण। विशेषण यानी कि जो किसी की विशेषता बताते हैं। इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? चतुर, राम बहुत चतुर लड़का है, तो यहाँ पर राम की विशेषता है कि वो चतुर है, वो मूर्ख नहीं है, ठीक है, वो चतुर है, तो ये इसकी विशेषता हुई। इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? चतुर का चतुराई, ठीक है। इसी प्रकार आप देखें उदार, उदार का बनती है उदारता। विद्वान से विद्वताई पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको बता दूं कैसा दिया हुआ था, ऐसा दिया था विद्वता, ठीक है। तो विद्वता गलत है। इसी प्रकार आपका देखने को मिलेगा विद्वता, तो ये भी गलत है। तो ध्यान रखना है, इसमें सही क्या होता है, विद्व यहाँ तक सही है, इस ता में एक और ता होता है, तो विद्वत्ता, तो विद्वत्ता आपका सही होता है। ऐसे करके कंफ्यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। मधुर का होगा मधुरता, नम्र का नम्रता, सूक्ष्म का सूक्ष्मता, ऊंचा से होती है आपकी ऊंचाई, मीठा का होता है मिठास, ठीक है। मूर्ख की भाववाचक संज्ञा बनेगी मूर्खता और लघु की बनेगी लघुता, ठीक है। ऊंचा की ऊंचाई बनेगी, ये ध्यान रखना।
आगे देखें क्रिया से। अब क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञाएं बन सकते हैं? क्रिया कहने का अर्थ है कार्य का करना या होना, ठीक है। कोई कार्य कर रहे हैं आप तो क्रिया हुई, कोई कार्य हो रहा है स्वयं तब भी क्रिया है। आगे हम डिटेल में से पढ़ेंगे। तो इनसे देखें, घबराना, घबराना एक क्रिया है और घबराना से जो बनेगी भाववाचक संज्ञा वो होती है घबराहट। ऐसे लिखना से लिखाई, ये ध्यान रखो, लिखावट आपकी विशेषता को दिखाता है, जबकि लिखाई है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये माना है बहुत सी बुक्स ने, तो इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। तो लिखना की भाववाचक संज्ञा होती है लिखाई। ऐसे बचना की होती है आपकी बचाव, ठीक है। बचना की बचाव आपकी भाववाचक संज्ञा है। ढलना से होता है ढलान, काटना की होगी कटाई। आगे देखें, पढ़ना की भाववाचक संज्ञा पढ़ाई, पहुँचना की पहुँच, पहुँचना की पहुँचाई नहीं होगी, ठीक है। अब पहुँचना की होती है पहुँच। चुनना की भाववाचक संज्ञा है चुनाव, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहना का है भाव। अव्यय से देखें, अव्यय कहने का मतलब होता है जो शब्द व्यय नहीं होते, अर्थात जिनको आप तोड़ेंगे तो सार्थक खंड नहीं बनेंगे, वही अव्यय है, ठीक है। तो अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। देखो देखिए, जैसे आपका दूर है, अब दूर को तोड़ दो, दू और रो, दो शब्द बनेंगे, एक बनेगा दू, दूसरा रो, इनका क्या अर्थ निकला? कुछ भी नहीं। तो ये क्या होंगे? आपके अव्यय शब्द होंगे, ठीक है। इनसे कैसे बनते हैं? देखो, दूर, दूर से बनेगी दूरी, तो दूरी क्या है? दूर होने का भाव है, ठीक है। अंदर, अंदर से बनती है अंदरूनी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंदर से आपका आंतरिक नहीं होती है, अंदर की जो सही भाववाचक संज्ञा है वो है अंदरूनी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। पर्याप्त का है पर्याप्तता, अल्प का अल्पता, शीघ्र से बनती है शीघ्रता, समीप का दोनों है समीपता और सामीप्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना हुआ है समीप का सामीप्य, ठीक है, यानी कि समीप होने का भाव। इसी प्रकार देखें, वाह का होगा वाह, वाह का वाह वाही, बहुत वाहवाही लूट रहे हैं, ठीक है, तो वाह वाह होने का भाव। निकट का होता है निकटता या नैकट्य, दोनों ही होते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नैकट्य वाला पूछा गया है, ध्यान में रखना। शाबाश का होता है शाबाशी। तो ये थी आपकी भाववाचक संज्ञाएं, अलग अलग चीज़ों से बनाना, चाहे वो संज्ञा से बनाओ, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, या फिर अव्यय से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं, ठीक है। अब संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, स्मरणीय तथ्य, जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं और ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। पहला है व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ ये पॉइंट, इन दोनों संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या फिर भाववाचक संज्ञा, इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप बनाकर प्रयोग किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, लेकिन इसका कन्वर्जन हो सकता है बहुवचन में। बट दिक्कत क्या है कि जब आप इसका बहुवचन बनाएंगे, किसी भाव को जब आप बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो वो भाव आपका बहुत से भावों का समूह बन जाता है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाएगी। कैसे? हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा तैयारी, तैयारी छोड़ो, हमने कहा खुशी, ठीक है। मैंने बताया था ना, खुशी अपने आप में एक भाव है, खुश होना क्या है? भाव है। लेकिन जैसे इसकी बहुवचन बना दिया तो ये हो जाएगा आपका खुशियाँ। अब खुशियाँ मतलब क्या है? एग्जाम में पास होने की खुशी है, और साथ ही साथ आपका दूसरा एग्जाम भी निकल गया, इसकी खुशी है, शादी भी फिक्स होगी, इसकी खुशी है, घर भी बन गया, इसकी खुशी है। तो ये सारी खुशियाँ एक साथ हुई ना आपको, तो अब अलग अलग प्रकार की 3 खुशियाँ मिल गई, तो क्या हो जाएगा? खुशियाँ अपने आप में जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये बहुत सी खुशियों का टाइप बता रही है, ठीक है, उनका नाम बता रही है। तो खुशी अपने आप में भाव है, लेकिन इसको जब हमने बहुवचन बनाया खुशियाँ, तो ये क्या बन गया अपने आप में? जातिवाचक संज्ञा। अब देखें आप लोग तैयारी वाला, तो तैयारी ये भाव होता है, ठीक है। किसी चीज़ को तैयार कर रहे हैं वो भाव होगा तैयारी। तैयारियां कह दिया तो बहुत सी तैयारियां, चाहे आप एग्जाम की तैयारी करो अभी, या फिर आप लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग किसी अन्य काम को शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी तैयारियां कर सकते हैं। ऊंचाई का ऊंचाइयाँ, अब ऊंचाइयाँ कह दिया तो भैया नंदा देवी की ऊंचाई है, ऐसे त्रिशूली की ऊंचाई है, हाथी पर्वत की ऊंचाई है, अलग अलग ऊंचाइयाँ हैं ना। तो ऊंचाइयाँ मतलब बहुत सारी ऊंचाइयों का समूह, इसलिए भाववाचक बन जाएगी। तो आप समझ चुके होंगे कि जब भी हम किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप बनाते हैं तो ये सब क्या बन जाते हैं? जातिवाचक संज्ञाएं बन जाते हैं, ठीक है। चतुराई से चतुराइयाँ, घबराहट का घबराहटें, ठीक है। ढलान का ढलाने, इसको करेक्ट कर लेना। दूर से दूरियाँ, अब दूरियाँ हैं अलग अलग दूरियाँ, आगरा से अलग अलग शहरों की दूरियाँ निकालो तो दूरियाँ अलग अलग होगी, तो भाववाचक, जबकि दूर ये दूरी होगा, ठीक है, दूर नहीं है। तो दूरी क्या है? अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा है, और ये क्या हो जाएंगी? जातिवाचक, ठीक है। शाबाशी का शाबाशियाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी गुण को बताए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होगी, ठीक है। लेकिन अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी गुण को बताने लग जाए और वो गुण आपका सार्वजनिक हो रहा है, तब ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? जैसे आपने कहा सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की जैसे मैंने बात की तो आप तुरंत समझ गए कि भैया किसकी बात हो रही है, जिन्हें अभी ये सेवलॉन वाले ने अपना हैंड एम्बेसडर बनाया है ना,
आपने ब्रांड एम्बेसडर तो सुना होगा, हैंड एम्बेसडर भी बनाया गया सचिन तेंदुलकर को अभी सेवलॉन कंपनी ने, ठीक है। तो उसमें हाथ धोने का अभियान चल रहा है, तो हैंड एम्बेसडर जो सचिन तेंदुलकर बने हैं, तो जैसे ही मैंने कहा तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि भैया उनकी बात हो रही है। लेकिन जब मैं इसको प्रयोग करूँ हमारे देशों में सचिनों की कमी नहीं है, तो अब आप क्या समझे, क्या यहाँ पे सचिनों से मतलब सचिन तेंदुलकर से है? नहीं, यहाँ पे मतलब उन सभी लोगों से है जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, वो हमारे स्कूल में है, ठीक है, या हमारे देश में। तो हमारे देश में सचिनों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे जो सचिन तेंदुलकर व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, ये अब बहुत से लोगों के लिए, सेम गुण रखने वाले बहुत से लोगों के लिए प्रयोग हो रही है, तो इसीलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने कह दिया कि आजकल तो देश में गांधियों की कमी नहीं है, ये अर्थात हर कोई अहिंसावादी बन रहा है, अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है, अहिंसा का शिक्षा देने लगा है, ठीक है। तो गांधियों की कमी नहीं है, जबकि गांधी कहने का मतलब क्या है, गांधी कहने का मतलब तो महात्मा गांधी की बात कर रहा था, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, ठीक। वैसे अगर आप देखें तो ये अपने आप में जातिवाचक संज्ञा ही हुई। गांधी कहने का मतलब तो राहुल गांधी हो सकता है, सोनिया गांधी हो सकता है, महात्मा गांधी हो सकता है, कोई अन्य गांधी हो सकते हैं, वो यानी कि गांधी वाले सभी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने गांधी किसके संदर्भ में यूज किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए, ठीक है, तो उनके लिए प्रचलित है, तो व्यक्तिवाचक के रूप में यूज होता है। लेकिन जब मैंने कहा कि गांधियों की कमी नहीं है, तो ये जातिवाचक बन गया, क्योंकि अहिंसा वाले सभी व्यक्ति गांधियों के श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी गुण को बताने लगे तब वो जातिवाचक बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल आया हुआ है पहले एग्जाम में, आगे भी आएगा, तो आप लोग अच्छे से पहचान सकते हैं। तो ये थी आपकी संज्ञा वाला टॉपिक हिंदी से रिलेटेड, जिसमें हमने संज्ञा को पूरा डिटेल में अच्छे से समझते हुए कवर किया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में कुछ पसंद आता है तो हमें ज़रूर इसके बारे में बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है, तो उसको ज्वाइन करें, आप लोग ज्वाइन करके वहाँ पे आपको जो भी क्वेरीज होते हैं उन्हें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।